Hello, students. Today we are going to read a very exciting and interesting chapter, totally creative. And this chapter is chapter number 3, Glimpses of the Past. First of all, let us talk about the title of this chapter, Glimpses of the Past. What is the meaning of the word glimpses? Glimpses means an overview of something. किसी चीज़ की पूरी झलक होना. तो यहाँ पर हम किसकी झलक पढ़ेंगे? We will see the overview or we will read the overview of our past. हम अपनी past यानी कि जो हमारा first freedom movement था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी झलक देखेंगे. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures in the speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. As I already told you that this is a very creative chapter. Why this is creative chapter? Because आपके जो पहले चैप्टर्स थे उसमें पैराग्राफ थे और पैराग्राफ को आपको रीड करना पड़ता था, जो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे डल भी लग सकता है. लेकिन यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. आप देख सकते हैं कि पूरी जो स्टोरी है वो यहाँ पर पिक्चर्स में दी गई है. टॉकिंग क्लाउड्स बनाए हैं जो बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं. और ये टॉकिंग क्लाउड्स में हम देख सकते हैं कि क्या डायलॉग डिलीवर किए जा रहे हैं या क्या कैरेक्टर्स के द्वारा सोचा जा रहा है. व्हाट दे आर स्पीकिंग एंड व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय टॉकिंग क्लाउड. ओके, सो यहाँ पर हम अपना इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. अब हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है. हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था बहुत ही वास्ट टॉपिक है. तो 1757 से 1857 ये 100 सालों में अंग्रेज़ों ने कैसे हमें ओवरपावर किया, कैसे डोमिनेट किया, या एग्जैक्टली इफ़ आई टेल व्हाट ऑल इवेंट्स लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि क्या ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हियर इज गिवन ऑफ द मार्टियर्स. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है और पहली पिक्चर जो है यहाँ पर मार्टियर्स लिखा हुआ है, MARTYRS. नाउ हु आर द मार्टियर्स? मार्टियर्स are all those people, those who sacrifice their life for the sake of our country. जितने भी शहीद होते हैं उनको मार्टियर्स कहा जाता है. तो जब ये आज़ादी का संग्राम हुआ था इस टाइम बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, देश के लिए जान दी थी. आज भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी जो सोल्जर्स हैं वो बैटल में वो शहीद होते हैं, तो इनको मार्टियर्स कहा जाता है. At a function in Delhi, there is one function which is going in Delhi, and you can see the image of Lata Mangeshkar. आपने पहचान लिया होगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर. यहाँ पर उनकी तस्वीर दी गई है और वो गाना गा रही हैं. और बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इंदिरा गांधी, दे ऑल आर सिटिंग देयर. सो शी इज सिंगिंग अ वेरी वेरी फेमस एंड renowned song, "Oh my countrymen, let your eyes swell with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs." ये बेटा वो गाना है जिसे सुनकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखें नम न हो जाती हो. सो दिस इज़ द, लेट मी ट्रांसलेट दिस सॉन्ग इन हिंदी. और शायद आप लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि हमारे देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी जो भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 2 अक्टूबर, तब ये गाना ज़रूर गाया जाता है. ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. और इसी पिक्चर, इसी इमेज की सेकेंड पार्ट में अगर आप देखेंगे, सो देयर इज इमेज ऑफ वेयर सेवरल अवर मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स आर देयर. रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस. ओके, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी who was known as the father of the nation. तो इतने सारे यहाँ पर इनकी तस्वीरें यहाँ पर इन शहीदों की या इन जो लीडर्स थे इनकी यहाँ पर दी गई है. Now come to the second point, the company's conquest. अब हम second point यहाँ पर पढ़ेंगे, the company's conquest. It means that how the Britishers they took over Indian princes or Indian business. So
if we will read all these things in detail, it will take a very very long time. That's why it is called a glimpse. इसीलिए यहाँ पर हम झलक यानी कि कुछ कुछ बहुत शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में क्या इवेंट्स हुए थे या किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें क्या करा, क्या उनकी पॉलिसी थी, क्या उनकी कूटनीति थी और किस तरह से उन्होंने इंडिया या हम लोगों को अपना गुलाम बनाया. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर वेपन्स थे. अब सुपीरियर वेपन्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ आर्म्स एंड एमिनेशन से नहीं है. उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, हथियार भी थे, लेकिन उसके अलावा उनके पास क्लेवरनेस थी, चालाकी थी. दे वर हैविंग अ विटी नेचर, उनका विटी नेचर था. दे वर हैविंग डिफरेंट ट्रिक्स टू टेक कंट्रोल ओवर पीपल ऑफ इंडिया. बहुत अलग अलग ट्रिक्स उनके लिए उनके पास थे, जैसे डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी. तो इस तरह से अलग अलग ट्रिक्स से और अलग अलग चीज़ों से उन्होंने क्या करा, हमारे राजाओं को आपस में लड़ाया और इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति जो उनकी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर जो यहाँ पर है वो एक्सटेंड किया. इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड. उस समय हम देख सकते हैं कि भारतीय जो भी राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि दूरदृष्टि की कमी थी. That upstart Raja, call the English merchants, they will help me to defeat him. आपस में वो लोग लड़ते रहते थे. The people had no peace due to such constant fight. Each of the emperor or the prince or the king, they used to fight among themselves and then they used to call the English merchants to help them. और वो क्या करते थे, English merchants को बुलाते थे कि वो हमारी मदद करें, और लास्ट में क्या करते थे, English merchant जो थे वो उन्हीं के ऊपर शासन करने लग जाते थे. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. इस तरह से जो राइवलरीज थी, जो आपसी दुश्मनी थी, और इन दुश्मनी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे क्या करा, अपना एम्पायर यहाँ पर बढ़ाना शुरू करा. वो एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस, और धीरे धीरे जो इंडियन प्रिंस थे वो एक एक कर कर उनका राज्य जो था वो ख़त्म होने लगा. अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर. तो मैसूर के एक राजा थे टीपू सुल्तान. ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूर विच इज़ इन कर्नाटका. वो आने वाले इस ब्रिटिश जो उनकी जो ये कूटनीति थी उसको देख सकते थे. एंड ही डाइड फाइटिंग, और वो ब्रिटिशर्स से अपने अंत समय तक लड़ते रहे. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent British. Our destiny is linked with them. Now how did Indians react to these conquests? Indians अब इस conquest पे उन्होंने कैसे react करा? कुछ लोग थे जिनको लगता था कि ब्रिटिशर्स का आना जो है वो किसी फरिश्ते से, किसी मसीहे से कम नहीं है, ठीक है. और कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे कि ये जो वाइट मैन है इन्होंने हमारे राजाओं को डिथ्रोन कर दिया, सत्ता से, शासन से हटा दिया, और ये जो हैं अब हम उनके गुलाम हो रहे हैं धीरे धीरे. तो कुछ लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स की चालाकी को समझ रहे थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो कि उनकी चालाकी को देख नहीं पा रहे थे. नाउ द थर्ड इज ब्रिटिश रूल, दैट इज 1765 to 1836. Religious leaders, they preached ideas like untouchability and child marriage. अब ब्रिटिश रूल जो कि 1765 में उन्होंने पूरा तरह से ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो एक तरह से शुरू हो चुका था. और यहाँ पर उस समय जो रिलीजियस लीडर्स थी वो कुछ ऐसे आइडियाज़ जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा, डाउरी सिस्टम, ये बहुत सारी इवल प्रैक्टिसेस जो थी वो उस समय इंडिया में थी. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन. तो कहते थे कि अगर कोई समुद्र की यात्रा करेगा तो वो अपना धर्म खो देगा. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. महिलाओं की जो हालत थी वो हमारे सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम. सच्चाई ये थी कि हम इंडियंस ने वी हैव लॉस्ट अवर टोटली सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था. ब्रिटिश जो थे वो उन्हीं को टोकते थे, उन्हीं की मजाक उड़ाया करते थे. लाइक हेयर इन दिस इमेज, अब आप ये देख सकते हैं बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी यहाँ पर इमेज है. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. True your honor, but I am honest. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं that two of the Britishers they are talking to each other. In a backdrop of this image, you can see one Indian person who is bowing down and who is with the praying hands in front of the Britishers. And both of them, both the Britishers are talking that these Indians,
the natives are the people those who are born in India. They are really dishonest people. True your honor, but I am honest. So यहाँ पर जो इंडियन मैन है वो ब्रिटिशर्स की गुलामी कर रहा है और बोल रहा है कि आप सही बोल रहे हैं, इंडियंस ऐसे ही हैं, लेकिन मैं ईमानदार हूँ. तो देख सकते हैं कि कितना कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर पिक्चर है. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, ठीक है. वो उन्हें प्रॉफिट चाहिए था, इस वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारे किसानों पर, हमारे फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस इम्पोज करने शुरू कर दिए. बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. सो वन ऑफ द फार्मर ही इज़ प्लीडिंग, ही इज़ रिक्वेस्टिंग कि तुम्हारे लोग हमारा सारा क्रॉप ले गए हैं तो हम टैक्स कहाँ से पे करेंगे. तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द ब्रिटिशर और ब्रिटिश सर्वेंट ही इज सेइंग टू द फार्मर, यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम्हें बहुत बकाया बाकी है. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. अगर अगले हफ्ते तक तुमने पैसे जमा नहीं करे तो तुम जेल चले जाओगे. तो आप देख सकते हैं दैट इन व्हाट मैनर दे वर एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस. वो इंडियंस को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे. Still the British invented other methods which gave them more profits. ब्रिटिशर्स ने इसके अलावा कुछ अन्य तरीके भी निकाले जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगैन टू क्रपल इंडियन इंडस्ट्रीज. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नए नियम कानून थे उसने इंडियन इंडस्ट्रीज़ की कमर तोड़ के रख दी. बिकॉज व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल जो था, इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत ही चीप प्राइस में ख़रीद कर वो इंग्लैंड ले जाते थे. वहाँ पर उसका प्रोडक्ट बनाकर दुगनी कीमत पर वो उसे इंडियन मार्केट में बेचा करते थे. तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया, उन लोगों को तो काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, दे वर अर्निंग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, ओके. लेकिन इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी. द ब्रिटिश पॉलिसीज ड्यून द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस. ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने जो यहाँ पर जो आर्टिशंस, जो इंडियन कारीगर थे, जो बिज़नेस थे, छोटे मोटे इंडियन बिजनेसेस थे, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. तो आपने देखा कि किस तरीके से 3 पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया है दैट ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस. और यहाँ पर आपसी जो राजाओं की राइवलरी थी, जो उनकी लड़ाइयाँ थी, उसका कैसे उन्होंने फ़ायदा लिया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में वो धीरे धीरे हम पर कॉन्क्यूर करते गए. और इंडियन सोसाइटी की उस समय क्या इवल प्रैक्टिसेस थी, क्या बुराइयाँ थी. यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इवल प्रैक्टिसेस थी, वुमेन को मिजरी बोला जाता था, कोई भी समुद्र की यात्रा नहीं कर सकता था, दूसरे देश विदेशों में जाकर उनकी प्रोग्रेस को वो नहीं देख सकता था. तो इसकी वजह से इंडियन जो सोसाइटी थी वो भी एक रूट कॉज रहा कि ब्रिटिश हम पर ओवर पावर कर सके या डोमिनेट कर सके. So now in the next video we will read about some of the reformers and some of the kings, some of the brave princes of India, those who fought against the Britishers. For today only this much. Hope you have understood the chapter. Thank you.